नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, कल की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे द्वीप समूह यानी भारत के द्वीप समूह के बारे में जो है पढ़ रहे थे। और इसमें के 2-4 पॉइंट हमारे रह गए थे, तो पहले इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो हम भारत का विशाल मैदान के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, अब इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है, जो कि नदी के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पे पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है, तो मालदीव जो है भारतीय महासागर यानी इंडियन ओशन में जो है सबसे छोटा द्वीपीय देश है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और ये मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के दक्षिण में पड़ता है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, और इसका नया नाम है दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नया नाम रख दिया गया है, और यहाँ से जो है मिसाइलों का परीक्षण जो है किया जाता है। क्या दोस्तों? मिसाइलों का परीक्षण जो है किया जाता है। तो ये 2-4 पॉइंट है, पहले इनको कर लेते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप की यदि बात की जाए तो माजुली द्वीप है। कौन सा दोस्तों? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप है। अब ये कहाँ पे स्थित है? जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है स्थित है। यानी कहाँ पे दोस्तों? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश यानी द्वीपीय देश कौन सा है, तो मालदीव है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? मालदीव। ये हो गया मालदीव। तो ये सबसे छोटा द्वीपीय देश है। कहाँ पे पड़ता है? हिंद महासागर यानी भारतीय महासागर में जो है पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं पंबन द्वीप कहाँ पे स्थित है। पंबन द्वीप। पंबन द्वीप की यदि बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है ये मन्नार की खाड़ी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे स्थित है। रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप की यदि बात की जाए तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु के दक्षिण में है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों व्हीलर द्वीप की यदि बात करते हैं तो इसको लिख लेते हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर। उड़ीसा में ब्राह्मणी
नदी के किनारे पर स्थित है। उड़ीसा में जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसके यदि नए नाम की बात की जाए, नया नाम क्या हो गया, नया नाम क्या रख देगा व्हीलर द्वीप का, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप याद रखें दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नया नाम रख दिया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है, यानी मिसाइलों का टेस्ट किया जाता है। मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है। याद रखें दोस्तों, मिसाइलों का जो है परिक्षेपण किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका एक बार रिवीजन कर देते हैं, फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि नदी के द्वारा जो है बनाया गया है। यानी नदी जो है जब बहती हैं तो अपने साथ जो है बहुत सारा अवसाद लेकर बहती हैं, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू टूटे फूटे पेड़ सेड़, ये सभी जो है इनको बहा कर लेकर आती हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, अवसाद यानी सेडिमेंट होता है, तो इनको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। तो ये माजुली द्वीप इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। यानी असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पे, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। यानी पिछली क्लास में मैंने बताया था आइलैंड यानी द्वीप क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी भरा होता है उसको द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है, तो मालदीव जो है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है दोस्तों, इधर पड़ता है, ये पड़ता है मालदीव। याद रखें दोस्तों, ये मालदीव पड़ता है। और यहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है हमारे भारत का यूनियन टेरिटरी है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पंबन द्वीप की यदि बात की जाए दोस्तों, पंबन द्वीप कहाँ पे पड़ता है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी की यदि बात की जाए तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी दोस्तों यहाँ पे पड़ती है। दोस्तों ये है मन्नार की खाड़ी, ये भारत हो गया। और ये वाला नीचे ये हो गया श्रीलंका। याद रखें दोस्तों, भारत और श्रीलंका, तो इन दोनों के बीच पड़ती है मन्नार की खाड़ी। याद रखें दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच। रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु के दक्षिण में। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु ये रहा, ये तमिलनाडु है, तो इसके दक्षिण में पड़ता है रामेश्वरम द्वीप। व्हीलर द्वीप की यदि बात की जाए तो उड़ीसा में जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। यानी व्हीलर द्वीप की यदि बात की जाए तो उड़ीसा में जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। इसका नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम रख दिया गया है। और यहाँ से जो है मिसाइलों का परिक्षेपण यानी मिसाइलों का टेस्ट किया जाता है व्हीलर द्वीप से। तो दोस्तों ये हमारा आइलैंड्स वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात की जाए तो उत्तर भारत का विशाल मैदान का विस्तार भी जानेंगे और इसका निर्माण कैसे होता है ये भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदान की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब हम एक मैप जो है बना लेते हैं पहले, और उसके बाद जो है अरे एक मैप पहले हम यहाँ से ले लेते हैं एक मैप। यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ उत्तर भारत का विशाल मैदान कहाँ पे है। तो ये है दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो है दोस्तों ऑरेंज वाला, ये जो है ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है क्या है, विस्तार है। अब दोस्तों ये जो है आपको विस्तार अच्छे से मैप में दिखाई दे रहा होगा। अब इसका निर्माण होता कैसा है, तो इसके निर्माण की यदि बात की जाए तो सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण व जमाव से जो है दोस्तों इसका निर्माण हुआ है या इसका विस्तार जो है हुआ है। अब दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे, राजस्थान पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार असम और पश्चिम बंगाल में जो है इसका विस्तार है। अब दोस्तों ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये कितने भागों में इसको बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। भाबर तराई बांगर और खादर इन 4 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये आपको याद रखना है कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में जो है बांटा गया है। तो दोस्तों अब इसका निर्माण की यदि बात करते हैं, निर्माण दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो सिंधु गंगा व
ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण या जमाव से निक्षेपण या जमाव से हुआ है। याद रखें दोस्तों, निक्षेपण या जमाव से हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, हुआ है। अब दोस्तों इसके विस्तार की यदि बात की जाए, विस्तार कहाँ कहाँ पे विस्तार है, तो दोस्तों हम मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इनमें जो है इसका विस्तार है। तो विस्तार लिख लेते हैं। राजस्थान की बात करते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन सभी दोस्तों यहाँ पे जो है, इन सभी में जो है इसका विस्तार है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, विभाजन भी देख लेते हैं और इसके बाद जो एक साथ इसका हम रिवीजन कर लेंगे। विभाजन, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान को विभाजन 4 भागों में किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले भाबर, तराई, फिर आते हैं दोस्तों खादर हो जाता है, बांगर खादर, वांगर और खादर, इन चारों में जो है बटा हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाबर क्षेत्र। सबसे नीचे पड़ता है दोस्तों ये शिवालिक हिमालय, सबसे नीचे शिवालिक हिमालय पड़ता है और शिवालिक हिमालय के नीचे कौन सा है? भाबर क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र, भाबर के नीचे तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र के नीचे वांगर क्षेत्र, वांगर क्षेत्र के नीचे खादर क्षेत्र पड़ता है। याद रखें दोस्तों, खादर क्षेत्र जो है पड़ता है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। उत्तर भारत के विशाल मैदान की यदि बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है दोस्तों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसाद यानी सेडिमेंट के निक्षेपण यानी जमाव से जो है इसका निर्माण हुआ है। यानी जब ये सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो है बहुत सारा अपसाद जो है लेकर बहती हैं, तो इन्हीं के अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है निर्माण हुआ है। अब इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो विस्तार राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में जो है विस्तार है किसका दोस्तों? उत्तर भारत के विशाल मैदान का। ये जो आपको दिख रहा है ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, इन सभी में जो है उत्तर भारत के मैदान का जो है क्या है? विस्तार है। अब उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका विभाजन जो है 4 भागों में किया गया है। तो ये कौन कौन से 4 भाग हैं? भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र, इन 4 क्षेत्रों में जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो है विभाजन किया गया है। अब दोस्तों यानी जो ये शिवालिक हिमालय है इसके दक्षिण में पड़ता है भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र के दक्षिण में बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है खादर क्षेत्र। तो दोस्तों अब इनको जो है एक एक करके लिखेंगे। पहले यहाँ पे अब एक मैप ले लेता हूँ ताकि आपको चारों क्षेत्र जो है आसानी से पता लग जाए। चारों क्षेत्र ये कौन कौन से हैं, तो ये रहा, हमने ये ले लिया दोस्तों, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। ये रहा दोस्तों शिवालिक हिमालय, ये है दोस्तों शिवालिक हिमालय, ये आपको दिख रहा है। शिवालिक हिमालय के बाद से जब शिवालिक हिमालय से नदियाँ बहती हुई आती हैं तो शिवालिक हिमालय को काट कर लाती हैं और उसमें जो है अपने साथ बड़े बड़े पत्थर जो है लाती हैं। जब ये बड़े बड़े पत्थर अपने साथ बहा कर लाती हैं तो इनको जो है दोस्तों ज़्यादा दूर तक अपने साथ नहीं बहा कर ले जाती हैं, तो इनको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं और नदियाँ जो है इनके नीचे से बहना शुरू कर देती हैं, यानी विलुप्त हो जाती हैं इस क्षेत्र में। जब यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर हैं तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई भी ना तो वनस्पति पा जाएगी और ना ही ये क्षेत्र जो है कृषि योग्य माना जाता है।
और इसके बाद आता है दोस्तों ये तराई क्षेत्र, ये वाला जो है ये है दोस्तों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हल्का पानी यानी तराई क्षेत्र रहता है, भूमि हर टाइम नमी रहती है, तल यहाँ पर जो है पानी ऊपर से बहना शुरू कर देता है और नदियाँ भी यहाँ पुनः बाहर निकल आती हैं और तराई क्षेत्र है। यहीं पर जो है दोस्तों कृषि योग्य अच्छा क्षेत्र माना जाता है। और ये आगे वाला जो क्षेत्र है, ये वाला हम बांगर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये वाला ये है दोस्तों बांगर क्षेत्र, ये वाला ये बांगर क्षेत्र है। और ये दोस्तों ये जो नदी बह रही है तो ये जो है पीला वाला ये वाला ये है खादर क्षेत्र। अब इससे क्या मतलब है, यानी जब नदियाँ आपने देखा होगा बाढ़ अपने साथ बाढ़ लेकर आती हैं तो उसका जो जहाँ तक पानी जाता है तो वहाँ तक जो है वे नई जलोढ़ मिट्टी जो है जमा देती है, यानी यहाँ तक जो है नई जलोढ़ मिट्टी आ गई यहाँ तक, तो इसको जो है खादर क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर जहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन यहाँ भी पहले कभी बाढ़ का पानी आता था तो लेकिन अब नहीं आता है, तो इसको बांगर क्षेत्र कहा जाते हैं, यानी यहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। तो ये चारों क्षेत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इन चारों क्षेत्रों के बारे में जो है एक एक करके इनको समझ लेते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर जो है कौन सा क्षेत्र कृषि योग्य है और कौन सा क्षेत्र कृषि योग्य नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला क्षेत्र पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम भाबर क्षेत्र। ये यहाँ पे दोस्तों हमने हेडिंग डाल दी है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की अब यदि बात करते हैं, यह शिवालिक के यानी यह क्षेत्र जो है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती है। चौड़ाई की यदि बात की जाए इस क्षेत्र की तो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक जो है चौड़ाई ये क्षेत्र। नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं और खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है ये भूमि। तो इन चारों पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे। यह क्षेत्र शिवालिक, यह क्षेत्र शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है। याद रखें दोस्तों शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, नहीं पाई जाती, बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। याद रखें दोस्तों बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है, ऐसे लिख लेते हैं। नहीं भी पाई जाती तो कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई की यदि बात की जाए, चौड़ाई कितनी, 8 से लेकर 16 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक जो है चौड़ाई है इस क्षेत्र की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नदियाँ जो हैं अदृश्यमान हो जाती हैं, नदियाँ विलुप्त विलुप्त या अदृश्यमान हो जाती हैं। अदृश्यमान, विलुप्त का मतलब होता है विलुप्त या अदृश्यमान हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ यानी इस क्षेत्र में जो है ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ से नदियाँ जो है नीचे से बहनी स्टार्ट करती हैं, यानी यहाँ पे दिखना बंद हो जाती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। याद रखें दोस्तों यानी जो भाबर क्षेत्र है ये खेती के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट, आते हैं इसका दूसरा भाग, तराई क्षेत्र। हेडिंग डालेंगे तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र की यदि बात करते हैं यहाँ पे तराई क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र के बारे में क्या विशेष है। यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भाबर के दक्षिण में स्थित है। भाबर के दक्षिण में स्थित है। याद रखें दोस्तों यानी तराई क्षेत्र जो है भाबर के दक्षिण में स्थित है। घनी वनस्पति पाई जाती है, घनी वनस्पति पाई जाती है। याद रखें दोस्तों यहाँ पर जो है घनी वनस्पति पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं चौड़ाई कितनी है इस क्षेत्र की। चौड़ाई की यदि बात करते हैं इस क्षेत्र की तो इसकी 20 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ाई है इस क्षेत्र की, यानी तराई क्षेत्र की। अब यहाँ पर बात करते हैं नदियाँ जो हैं दृश्यमान हो जाती हैं, यानी यहाँ पर जो है नदियाँ देखी जा सकती हैं। नदियाँ दृश्यमान या देखी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र में जो है नदियाँ बाहर निकल आती हैं और यहाँ पर जो है दृश्यमान हो जाती हैं, यानी यहाँ पर नदियाँ देखी जा सकती हैं। और यह क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त
माना जाता है। याद रखें दोस्तों, यह क्षेत्र जो है खेती के लिए जो है उपयुक्त तो माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा इसका भाग लिख लेते हैं, वांगड़ क्षेत्र। वांगड़ क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र की यदि बात की जाए, बांगड़ क्षेत्र, तो बांगड़ क्षेत्र की बात की जाए तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और नदी बेसिन से दूर पाई जाती है। यहाँ पे मिट्टी कम उपजाऊ होती है और खेती के लिए जो है ज़्यादा उपयुक्त जो है नहीं होती है। तो इसको लिखेंगे, सारे पॉइंट लिखेंगे इसके। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। और यदि बात करते हैं नदी बेसिन से दूर पाई जाती है, नदी बेसिन से दूर पाई जाती है। याद रखें दोस्तों, नदी बेसिन से जो है दूर पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ मिट्टी, कम उप मिट्टी कम उपजाऊ पाई जाती है। लिखेंगे मिट्टी कम उपजाऊ होती है, मिट्टी कम उपजाऊ होती है, कृषि के लिए कम उपयुक्त होती है, कृषि के लिए कम उपयुक्त होती है। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा भाग। अब बात करते हैं दोस्तों, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो ये बांगड़ क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे जो है एक नदी बह रही है। ये कौन सी है? ये मान लेते हैं ये कोई सी भी नदी है। जब नदी अपने साथ बाढ़ लेकर आती है तो इसका पानी यहाँ तक जो है जाता है, यानी ये नदी का जहाँ तक पानी जाता, मान लो ये यहाँ तक जो है नदी का पानी आया, तो जहाँ तक नदी का पानी आता तो वहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी बनती है। ये जो है नई जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पर जम जाती है, जहाँ कर जो है बाढ़ का पानी जाता है। नदी में जब बाढ़ आती है तो दोनों साइडों में जो है नदी का पानी जो है बाढ़ के रूप में दूर तक स्थान तक जो है चला जाता है। जहाँ तक नदी का पानी जाता है बाढ़ के रूप में, तो वहाँ पर जो है दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है। लेकिन ये आगे वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर ये जो आगे वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी पहले कभी जाता था लेकिन अब नहीं जाता है। तो इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसको जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है कहा जाता है। और यही क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यही क्षेत्र जो है बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। क्या? बांगड़ क्षेत्र जो है कहलाता है। यही क्षेत्र जो है बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र कहलाता है। क्या दोस्तों? ये वाला क्षेत्र जो है खादर क्षेत्र कहलाता है। तो अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र की यदि बात करते हैं, खादर क्षेत्र, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र की बात करते हैं तो ये इसका तीसरा भाग है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। अब यहाँ पे क्या विशेष है? जैसे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन का मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदी बेसिन के आसपास पाई जाती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त जो है मानी जाती है। लिखेंगे नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी जो खादर क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो है नई जलोढ़ मिट्टी होती है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है, नदी बेसिन के आस पास का क्षेत्र होता है, नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र जो है होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी इस क्षेत्र की जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। याद रखें दोस्तों, खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। तो ये आपको याद रखना। आप चारों क्षेत्रों का एक बार रिवीजन करेंगे अच्छे से, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भाबर क्षेत्र। ये चारों क्षेत्र मैंने आपको मैप में अच्छे से समझाए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यह भाबर क्षेत्र की बात करते हैं। यह क्षेत्र जो है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर जो है वनस्पति बहुत कम पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर ये मोटे मोटे जो पत्थर हैं, अब यहाँ पर वनस्पति का तो कोई मतलब ही नहीं है।
बहुत कम पाई जाती है, ये कहें बिल्कुल नहीं पाई जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र है इसकी चौड़ाई है 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक जो है इस क्षेत्र की चौड़ाई है। नदियाँ यहाँ पे विलुप्त यानी अदृश्यमान हो जाती है, यानी यहाँ पर जो है नदियाँ दिखना बंद हो जाती हैं, यानी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहना जो है स्टार्ट कर देती हैं इस क्षेत्र में। खेती के लिए जो उपयुक्त नहीं होती है दोस्तों, इन मोटे मोटे पत्थरों में क्या खेती होगी, तो इसलिए ये क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। दूसरा है दोस्तों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की यदि बात की जाए तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, यानी तराई क्षेत्र जो है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। और यहाँ पर जो है दोस्तों घनी वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों कैसी यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती है, चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक चौड़ाई है तराई क्षेत्र की। यहाँ पर जो है नदियाँ दृश्यमान हो जाती हैं, यानी यहाँ पर जो है देखी जाती हैं। तो दोस्तों भाबर क्षेत्र में जो है बड़े बड़े पत्थरों के कारण जो है नदियाँ पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती थी, यानी अदृश्यमान हो जाती थी। लेकिन तराई क्षेत्र के आते आते जो है यहाँ पर तराई क्षेत्र में जो है बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नदियाँ दृश्यमान हो जाती हैं, यानी नदियाँ पुनः जो है बाहर निकल आती हैं और बाहर से जो है बहना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए यहाँ पर नदियाँ जो है दृश्यमान हो जाती हैं। और यह क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी यहाँ पर जो है खेती अच्छी होती है, इसीलिए खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है तराई क्षेत्र। बांगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदी बेसिन से दूर की पाई जाती है और मिट्टी यहाँ की कम उपजाऊ होती है और कृषि के लिए कम उपयुक्त मिट्टी होती है। तो दोस्तों ये जो है एक नदी बह रही है, ये नदी एक बह रही है, तो इसमें बाढ़ आती है तो इसका पानी यहाँ तक आता है। ये इसका नदी का पानी आया दोनों तरफ बाढ़ का पानी, तो जहाँ तक जो है नदी का पानी गया बाढ़ का, तो यहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है जिसको खादर क्षेत्र कहा जाता है। और इस नई जलोढ़ मिट्टी से जो ये आगे का क्षेत्र है ये वाला और ये वाला, तो इसको जो है बांगर क्षेत्र कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। कैसी दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है, यानी यहाँ तक जो है पहले कभी बाढ़ आती होगी लेकिन अब नहीं आती है, तो इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है कहा जाता है। और ये क्षेत्र जो है खेती के लिए कम उपयुक्त जो है पाया जाता है, यानी नदी बेसिन से भी दूर है, ये भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब चौथा पार्ट आता है दोस्तों खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र में जो है नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है, बहुत कम यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और खेती के लिए जो है अधिक उपयुक्त जो है मानी जाती है खादर क्षेत्र को। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। हमने आज की क्लास में जाना उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में और सभी कुछ जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो कल की क्लास में हम नदी तंत्रों के बारे में जानेंगे, यानी नदी तंत्र को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो इन सभी के बारे में कल हम अच्छे से जो है कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे हम मिलते हैं कल की क्लास में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।